सो गाइज वेलकम बैक योर एंड दिस साइड योर विजय हेयर। और पार्ट टू में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि यार ज्योग्राफी के 100+ क्वेश्चंस आने हैं, 100+ क्वेश्चंस आने हैं और मैंने सभी के डालने की कोशिश करी है। मैंने पॉलिटिकल के डाल दिए, हिस्ट्री के डाल दिए। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ई पाठशाला के चैनल पे। मेरा नाम विजय है। मैं ई पाठशाला चैनल पे एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी हुई है। ये ज्योग्राफी का पार्ट टू है। मैंने पार्ट वन जो था पहले ही अपलोड करा हुआ था। पार्ट टू के अंदर हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे पार्ट वन के हिसाब से ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आई होप आप सभी ने ज्योग्राफी के एमसीक्यू सीरीज़ का 12th क्लास का टर्म वन बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग पहला पार्ट देखा होगा, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने बहुत मेहनत करी थी। आप सभी लोगों का रिस्पॉन्स भी ला रहा था, इसलिए मैंने ये पार्ट टू भी बनाया है। और देखते हैं इसमें कौन कौन से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और आप अगर इस चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ नोट चाहते हैं, मतलब जितना भी हम एमसीक्यू करा रहे हैं, मतलब हमने हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और उसके बाद पॉलिटिकल का भी और ज्योग्राफी का भी, इन सभी का हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारा जो पीडीएफ हम पढ़ाते हैं वो सारा अपलोड किया हुआ है। इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, तो आप हमारे साथ वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई होप आपने वीडियो का पहला पार्ट देखा है। आपने देखा है तो आप दूसरा पार्ट वॉच आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की सीरीज वहीं से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हमने याद होगा ये सारे क्वेश्चंस हमने कवर करे थे। ये 5 से लेके हमने काफ़ी आगे तक क्वेश्चंस को कवर कर लिया था, ये सारा हमने बताया हुआ था। एंड नाउ अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ से पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। देखो, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ना, हमारे मानव विकास के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स दैट मीन्स इक्वालिटी का, समानता बोलते हैं इसे। दूसरा यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी है, तो सस्टेनेबिलिटी को निर्वाहन बोलते हैं। देन प्रोडक्टिविटी है, इसका मतलब उत्पादकता है। एम्पावरमेंट है, तो इसका मतलब सशक्तिकरण है। मतलब इसमें ना सारे के सारे पिलर बताए हुए हैं। पिलर मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेशन के लिए पिलर होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा हुआ है कि करेक्टली मैच्ड कौन से नहीं है। तो अगर आप प्रोडक्टिविटी की तरफ फोकस करें तो प्रोडक्टिविटी में लिखा हुआ है कि रिसोर्स मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन द फ्यूचर, मतलब रिसोर्स को उस तरीके से इस्तेमाल किया जाना है जिसमें हमारा क्या कहते हैं, फ्यूचर में हम उसका इस्तेमाल कर सके, है ना, फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को क्या बोल रखा है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को बोल रखा है, अगर आप यहाँ पे उत्पादकता की तरफ देखते हैं तो इसमें बोल रखा है कि लोगों की क्षमता का निर्माण करना। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है, ना ही कि रिसोर्स का ऐसे इस्तेमाल करना कि वो फ्यूचर की जनरेशन के लिए बचा रहे। यानी कि मिसमैच कौन सा है, प्रोडक्टिविटी। तो देख सकते हैं कितना डीपली आपसे क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ये है बुक के अंदर ही है, बट लेकिन इतना डीपली अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा कि यार प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है इंसान के मानव श्रम में, यानी कि उनकी क्षमताओं में निरंतर वृद्धि करते रहना ही प्रोडक्टिविटी होता है। और ये मिसमैच है। एम्पावरमेंट का तो आपको पता ही है कि पूरी तरीके से पावर देना लोगों की चॉइसेस के अंदर, ताकि वो फ्रीली अपने बात रख सके, है ना। सस्टेनेबिलिटी का मतलब हो सकता है कि हम ऐसे अवसर का तलाश करें या सस्टेन करें अपॉर्चुनिटी का, जो कंटिन्यू इन फ्यूचर सभी को मिलती रहे। इक्वालिटी का मतलब तो आपको पता ही होता है, समानता होती है ना। तो ऐसे ये 31 क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 32 है। इसे पूछा हुआ है, एक स्टेटमेंट आपको दे दी है। स्टेटमेंट देने के बाद बोल रखा है कि ईच कम्युनिटी ऑक्यूपाई अ वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरीज एज द मैटर ऑफ ट्रेडिशन। तो इसमें एक लाइन दे रखी है, इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, या नोमैडिक हर्डिंग के लिए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए, या कलेक्टिव फार्मिंग के लिए। तो मैंने बहुत डीपली पढ़ा, बहुत डीपली ढूंढने के बाद फाइनली मुझे ये लाइन मिली, चरवासी पशुचारण यानी कि नोमैडिक हर्डिंग के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इनके पास एक ईच कम्युनिटी, हर किसी जनजातियों के पास एक वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरीज होती है, जहाँ पे अपने मवेशियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे समय के हिसाब से ट्रांसफ़र या ट्रांस ह्यूमन करते रहते हैं, और उसे हम न्यूमेरिक हर्डिंग बोलते हैं।
तो ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल करा गया है? ये शब्द इस्तेमाल करा गया नोमैडिक हर्डिंग के लिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े हुए ताकि आप सभी लोगों को क्या कहते हैं भाई वहाँ पे मुझे आंसर भी मिलता रहे कमेंट के थ्रू। मैं जानता रहूँ कि भाई बच्चे वीडियो को कितनी सरलता से और कितनी मतलब आसानी से देख पा रहे हैं, मेरी वीडियो को कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं। एज़ यूजुअल मैंने पहले भी कहा था कि वीडियो को 1.25x की स्पीड पे देखिएगा। मैं अभी विजिबल नहीं हो पा रहा हूँ ड्यू टू सम रीज़न, बट आफ्टर सम टाइम्स मैं दोबारा से ये आपको जो एलईडी हमारा था उस पर हम पढ़ाएंगे, दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा क्योंकि पेपर भी है तो हमें ये कंटिन्यू रखना है, इसलिए मैंने इस सीरीज़ को तोड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है स्टेटमेंट कौन सी ट्रू नहीं है। व्हाट इज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्मार्ट सिटी मिशन। मतलब किसी भी शहर में स्मार्ट सिटी अगर बनाया जा रहा है तो उसका कौन सा ट्रू नहीं हो सकता भाई? ट्रू नहीं हो सकता इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी के अंदर बढ़ावा नहीं करना है। मतलब यार कौन सा स्टेट चाहेगा कि अगर वो स्मार्ट सिटी बनाए तो वहाँ पे बेरोजगार लोग ज़्यादा पहुँच जाए या बेरोजगारी सबसे ज़्यादा फैल जाए। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ये जो है ये क्रॉस लगेगा, क्योंकि इसमें पूछा है विच इज़ नॉट ट्रू। सो दैट इज़ वाई 33 जो है उसका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 34 है which of the following is not an environmental consequences of migration। देखो माइग्रेशन का मतलब तो आप सभी लोगों को पता है, माइग्रेशन का मतलब प्रवास होता है। अब प्रवास में बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं, इकोनॉमिक भी आ जाता है, सोशल भी आ जाता है, उसके बाद पॉलिटिकल भी आ जाता है, इन्वायरमेंटल भी आ जाता है। तो ये सारे के सारे जितने भी प्रवास होते हैं, मतलब जितना भी हमें प्रवास देखने को मिलता है वो सभी कहीं ना कहीं क्या कहते हैं हमारे कारण बनते हैं, है ना। इन्वायरमेंटल भी हो गया, सोशल भी हो गया, पॉलिटिकल भी हो गया और यहाँ पे इकोनॉमिक भी हो गया, तो सारे होते हैं। तो इससे पूछा हुआ है कि कौन सा इनमें से रीज़न नहीं बनता है अगर कोई भी इन्वायरमेंटल माइग्रेशन करता है। तो इन्वायरमेंटल माइग्रेशन का मतलब होता है पर्यावरणीय परिणाम, है ना। और पर्यावरणीय परिणाम का मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा एक प्लेस पे रहता था और उसके बाद दूसरे प्लेस पे चला गया। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई यूपी में रहता था, मोटा मोटा अगर आप समझ ले कि कोई यूपी में रहता था और दिल्ली में चला गया, तो ऑफकोर्स दिल्ली जैसी जो बस्तियां होंगी वहाँ पे नगरों की संख्या में मैं कह सकता हूँ गंदी बस्तियां ज़्यादा बढ़ेगी, प्राकृतिक संसाधन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, वायु प्रदूषण है, जो ज़मीन के अंदर ग्राउंड लेवल वाटर है वो बढ़ेगा, कचरे की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि छोटी सी जगह में रोज़गार की तलाश में तो आते हैं लेकिन क्या कहते हैं लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे भी फोकस कर रहे होते हैं। तो इसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ नॉट मतलब विच इज़ नॉट इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। तो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस में मिक्सिंग ऑफ डाइवर्स कल्चर ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बुक में भी मेंशन नहीं करा हुआ है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अगर मैं 50% की बात करूं तो मेरे को 40% तो लगता है कि अगर कोई यूपी का बंदा दिल्ली में आएगा तो कल्चर में थोड़ा बहुत मिक्सिंग तो होगा बाबा। तो अगर मिक्सिंग होगा तो हम बी ऑप्शन जो है वो अभी तो हाल फिलहाल हमें यही चुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन वो सभी इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर आ रहे हैं और बी नहीं आ रहा है, तो इसीलिए बी ऑप्शन हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अब हम 35 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 अब यहाँ पे पूछा हुआ है हिमालयन रीजन के अंदर कौन सी ट्राइब्स जो है वो ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटी करती है हिमालयन रीजन के अंदर। तो याद करिए ये मैंने बताया था कि गर्मियों में मैदानी भागों में पर्वतीय चराव की ओर, शीत में पर्वतीय मैदान की ओर चरवाई करने वाले जो लोग होते हैं वो ऋतु प्रवास यानी कि ट्रांस ह्यूमन कहलाते हैं। तो ट्रांस ह्यूमन में कहलाने वाले कौन है? गुज्जर, बकरवाल, गादी, भूटिया। तो यहाँ पे बकरवाल जो है, बकरवाल्स यहाँ पे सही ऑप्शन है, भील्स भी नहीं है। भील्स कहाँ से बिलोंग करती है? अगर कोई बच्चा मुझे कमेंट करके बता सकता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भील्स के बारे में इस चैप्टर में मेंशन था। गोंड्स तो सबको पता है, संथाल सबको पता है, क्योंकि 12th क्लास के जिन बच्चों ने हिस्ट्री वाले मेरे लेक्चर्स अटेंड करे होंगे तो उनके बारे में मैंने काफ़ी कुछ गोंड्स के बारे में, संथालों के बारे में बताया हुआ है। लेकिन बकरवाल हैं जो ट्रांस ह्यूमन करते हैं हिमालयन रीजन के अंदर।
अब क्वेश्चन नंबर 36, अब देखो ये टाउन्स के बारे में, माइनिंग टाउन्स, ट्रांसपोर्टेशन टाउन्स, एजुकेशन टाउन्स, गैरिसन यानी कि बंदूक वाले, कमर्शियल टाउन, टूरिस्ट टाउन, इन सभी टाउन्स के बारे में आपको टाउन्स को पता होना ज़रूरी है। देखिए टूरिस्ट टाउन्स के बारे में यहाँ पे कलकत्ता, सहारनपुर, सातना लिखा हुआ है। खनन में लिखा हुआ है, खनन यानी कि माइनिंग, माइनिंग में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है झरिया, डिगबोई, अलंकेश्वर, है ना, सिंगलोरी। और गैरिसन टाउन्स के अंदर अंबाला, जलंधर, माऊ, उसके बाद बबीना, उधमपुर, कितने, तो इसीलिए आपको सही पता होना चाहिए। तो अंबाला जो है, अंबाला एक गैरिसन टाउन है। तो इसका एक तरीका होता है, देखो यहाँ पे अगर फर्स्ट का ए का 4 ऑप्शन आ रहा है तो यहीं से चेक कर लो कि ए का 4th ऑप्शन कौन सा है, ये है ए का 4th ऑप्शन। इस तरीके से ए का फर्स्ट भी गलत होगा, सी भी गलत होगा और डी भी गलत होगा। इस हिसाब से पहले से ही इसका बी ऑप्शन अपने आप ही ठीक हो जाता है, क्योंकि अगर 4th और 4th किसी दो में होता ना तो हम एक को एलिमिनेट कर देते। चलो एक और आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अलंकेश्वर है, अलंकेश्वर यहाँ पे कोई नाम आ रहा है, ऑफकोर्स माइनिंग के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे थर्ड का ऑप्शन ए, देखो यहाँ पे थर्ड का ऑप्शन भी ए ही दिखा रहा है ये, तो इस हिसाब से थर्ड भी नहीं है, 4th भी नहीं है, 4th भी नहीं है, तो जब से वैसे ही तो आप एलिमिनेट करना सीखिए इन क्वेश्चंस के अंदर और काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसका आंसर कर पाएंगे। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हुआ कि अगर मैच करेंगे तो मैच करने के हिसाब से हमारे ये मैचिंग सही आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में बहुत ही टफ क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, बट अगर आप अपनी लिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपकी लिस्ट के अंदर बता रखा कंप्यूटरकृत और परिष्कृत सांख्यिकी विधि का प्रयोग के लिए विशिष्टता। तो विशिष्टता का मतलब सोफिस्टिकेटेड होता है, तो स्टैटिक्स टूल का इस्तेमाल करा था किसमें, स्पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्थानिक संगठन के अंदर। दैट इज़ वाई यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा हुआ है कि आपको बताना है कि माइग्रेशन में जो फीमेल्स होती हैं उनका डोमिनेंस इंट्रा स्टेट के अंदर और इंटर स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ से कहाँ देखा जाता है, तो हमें पता है रूरल टू रूरल। मतलब आप अगर देखें दोनों को तो ग्रामीण से ग्रामीण और यहाँ पे ग्रामीण से ग्रामीण दोनों में वुमेन्स का डोमिनेंस हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब ज़्यादातर रीज़न ये माना जाता है कि शादी करने के बाद, मैरिज करने के बाद ज़्यादातर वुमेन्स रूलर्स टू रूलर रह जाती है ना, तो ये एक रीज़न सबसे ज़्यादा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। आप इस मैप को स्टडी करेंगे तो मेरे को तो जहाँ तक लगता है कि ये मैप जो है ना आपके इसके ऊपर से स्पेशल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जब आपके एमसीक्यू पेपर आ रहे हैं तो एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा कॉलम जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है। देखो ट्रक फार्मिंग पता है कि वेजिटेबल बाहर उगती थी और बाहर उगने के बाद उसको ज़्यादातर सामान फिर जहाँ पे सामान नहीं मिल पाता था वहाँ पे लाया जाता था, है ना। मार्केट गार्डनिंग का मतलब होता है भाई फ्लावर्स उगाना। फैक्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है पोल्ट्री फार्मिंग या कैटल फार्मिंग करना। लेकिन विटीकल्चर का मतलब फिशों को पालना नहीं होता है। विटीकल्चर का मतलब क्या होता है भाई, अंगूर की खेती करना। याद करिए विटीकल्चर का मतलब क्या होता है, अंगूर की खेती करना। और ज़्यादातर ये कहाँ पे होते हैं, भूमध्य सागर यानी कि इटली विटली के आसपास के इलाकों में, इसलिए सबसे अच्छी वाइन जो है वहाँ पे मिलती है। क्लास 11th के अंदर मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरे क्लास 11th के हिस्ट्री के लेक्चर्स अटेंड करे होंगे तो मैंने उसमें बताया था कि किस तरीके से जो इटली है उसका रीज़न क्या है इटली का, कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा जो वाइन है सबसे प्योर वहीं बनती है विटीकल्चर के लिए, ठीक है ना। और सबसे अच्छी वाइन कौन सी मिलती थी इटली के अंदर, इसके बारे में मैंने अपने क्लास 11th के लेक्चर में बताया था। अगर आपको पता है सो यू कैन फाइंड आउट एंड कमेंट मी, ठीक है, कमेंट करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, इसे पूछा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग फीचर एंड चूज द करेक्ट टाइटल आफ्टर एसोसिएटिंग देम। तो एसोसिएटिंग देम के अंदर 3 ऑप्शन दे रखे हैं। 3 ऑप्शन देने के बाद आपसे पूछा हुआ है कि ये कौन सा सेटलमेंट है, कौन सा सेटलमेंट है। मतलब मोर देन वन सच अ पैटर्न में ऑल्सो रिजल्ट द सेग्रेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज। A large owning dominant community occupy the central part of main village। और ये ज़्यादातर गुजरात राजस्थान के इलाकों में, तो आप ये देख सकते हैं, ये है आप देख सकते हैं, ये मैंने अपनी बुक के अंदर से निकाला है, इसे हम सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट बोलते हैं।
ऐसे सेटलमेंट जो विखंडित बस्तियों में होता है और ज़्यादातर जो गांव के मेन लैंड ऑनिंग लोग होते हैं वो सेंट्रल डोमिनेंस रखते हैं, और ये ज़्यादातर गुजरात और राजस्थान जैसे इलाकों में हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप अपनी बुक का ये सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये तीनों के तीनों लाइनें देखने को मिल जाएंगी, फिर आप आसानी से समझ जाएंगे कि सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, ये मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, आपको बहुत सोच समझ के इसका आंसर बताना है, ठीक है। आपको बहुत सोच समझ के इसका आंसर बताना है। वीडियो को आप 2 मिनट के लिए रोक लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को 1.25x की स्पीड पे ही देखिएगा, बहुत स्मूथ चलेगी और काफ़ी कुछ आपको समझ में आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे अगेन 42 क्वेश्चन नंबर जो आपका उससे रिलेटेड है। अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि ग्रेप्स कल्टीवेशन इज स्पेशली इन द मेडिटेरियन सी, बिल्कुल ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी जस्ट हमने बताया ना कि अंगूर की खेती कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा। अंगूर की खेती हमें भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी जो आपको पता है इटली का उस टाइम पे हार्ट बोला जाता था, वो क्या कहते हैं वहाँ पे उगाया जाता है। एंड वाइन आर प्रोड्यूस फ्रॉम द हाई क्वालिटी ग्रेप्स एंड इन्फीरियर ग्रेप्स आर ड्राइड इनटू द राइजन क्या कहते हैं करंट्स, और बिल्कुल सही है ये। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे भाई वाइन बनाई जाती है उसी की वजह से हाई क्वालिटी वाइन। क्वेश्चन नंबर 43 अगेन आपसे क्या पूछ लिया है, ये आपसे पूछ लिया है कि यहाँ पे आपको नदियों के नाम दे दिए हैं और यहाँ पे आपको शहरों के नाम दे दिए। तो याद करिए ये वाला मैप, मैंने इस मैप के अंदर बताने की कोशिश करी थी। तो देखिए अगेन आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, दिल्ली के अंदर कौन सी ऐसी नदी है जो बहती है। तो दिल्ली में यमुना नदी बहती है, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड अगर यमुना नदी है तो इटावा के अंदर, और दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड प्लेस उसे देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से यमुना ए का 6th ऑप्शन, तो ऑफकोर्स ए का 6th ऑप्शन देखो 2 है। अगेन इसमें बी और सी जो है एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ए या सी हमारा ठीक होगा, ठीक है, ए या सी हमारा ठीक होगा। उसके बाद हमें देखना है गोमती, साबरमती, गंगा और यहाँ पे कालकी और यहाँ पे मूसी नदियों के नाम है ये। अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड वो कहाँ होती है, कौन सी बात हो रही है यहाँ पे गंगा नदी की। तो गंगा नदी का अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो 5th में ऑप्शन कौन सा देख रखा है, 5th में अगर हम इसके हिसाब से देखें तो 2nd और 1st ऑप्शन ठीक होना चाहिए, क्योंकि भाई ये तो पूरा ही गलत है, ये तो पूरा ही गलत है, इसे तो हमें देखना ही नहीं है, इसे हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि ये तो यहाँ से ही गलत हो गया। अब 2nd और 1st हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो गंगा नदी है 2nd या 1st, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कानपुर और यहाँ पे वाराणसी, अगर आप देखें तो कानपुर और वाराणसी दे रखा है कि गोमती नदी कानपुर गंगा नदी कानपुर और वाराणसी के आसपास के इलाकों में क्या कहते हैं जो गंगा नदी है वो पॉल्यूटेड होती है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कानपुर और वाराणसी के आसपास तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है, मुझे हैदराबाद ऑप्शन बिल्कुल ठीक लगता है। तो इसीलिए यहाँ ज़्यादा पॉल्यूटेड देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए मेरे हिसाब से ये ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। बाकी इफ़ यू हैव डाउट तो अपने हिसाब से सेल्फ भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल रह गया, तो अपने हिसाब से रिसर्च भी करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा कि क्या मैं सही था या गलत था, ठीक है। वैसे तो मेरे को ठीक लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 के अंदर सरकार ने एडोलेसेंट एज, आप सभी लोगों को पता है, एडोलेसेंट एज की गाइडलाइंस के लिए और बेटर डेवलपमेंट के लिए, उनके टैलेंट को बनाने के लिए सरकार ने किस स्कीम को लॉन्च करा था, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसे हिंदी में कौशल विकास और उद्यमित नीतियां बोली जाती है, भारत सरकार के द्वारा 2015 में बनाई गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 44। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ भी पूछा हुआ है कि आपको बताना है कि कौन सी कंट्री जो है अपने काम की वजह से या चीज़ों की वजह से फेमस है, और इसमें कौन सी करेक्टली मैच नहीं है। तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे फिर से पता होना चाहिए कि कौन सी सिटी किस चीज़ के लिए फेमस है, कौन सी सिटी जो है किस चीज़ के लिए फेमस है। तो यहाँ पे प्रयागराज के बारे में बताया, जो इलाहाबाद है वो अपने रिलीजियस और कल्चर बेसिस के हिसाब से फेमस है। तो आप क्या यहाँ पे प्रयागराज और उसका नाम आ रखा है क्या यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वाराणसी है, मथुरा, अमृतसर,
मुदोई है, और पुरी है, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन। तो ऑफकोर्स ये करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है ना, ऑफकोर्स ये करेक्टली मैच नहीं है। सो दैट इज़ वाई इसका ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर अगेन 46 आ गया, तो यहाँ पे फिर से वो सिटी के बारे में बता दिया है। तो मैं चाहूँगा कि आप सिटी पढ़िए, कौन सा टाउन किस टाउन के लिए फेमस है, नाम दिया हुआ है, आप इसको फाइंड आउट करने की खुद से कोशिश करिए। तो ये आपको सिटी के ऊपर देख सकते हो, सिटी वाला चैप्टर बहुत मैटर कर जाता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए इस बार एग्जामिनर ने, तो इसीलिए ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, ऑफ कोर्स दिस इज ऑप्शन ब्लैंक फॉर यू। 47 और 46 मैंने दोनों छोड़े हैं, आपको बताने हैं। 48 ये वाला पेपर के अंदर पूछा हुआ था, तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स अगर आप जानेंगे तो स्टैटिक्स जानने का आसान से तरीका है ये, अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करें 1950-1960 में स्पार्शियल क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसमें बताया हुआ है। तो यहाँ पे सेकंड का डी ऑप्शन अगर कहीं भी मैच कर रहा है, सेकंड का डी देखो आप किसी में भी नहीं है, सेकंड का ए है, सेकंड का सी है, सेकंड का बी है, तो इस हिसाब से ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से करेक्टली मैच हो जाता है, मतलब अगर आपको एक भी पता होना सही तो आप अंदाज़ा सही लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विकास का मतलब क्या होता है। तो विकास का मतलब सिंपल क्या होता है, विकास का मतलब होता है क्वांटिटी चेंज होना, मतलब जनसंख्या का बदलना नहीं, जनसंख्या के साथ साथ विकास भी होना क्वालिटी के अंदर, है ना। तो इसलिए क्वालिटी चेंज को ही हम डेवलपमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा हुआ है कि आप बताइए कि शुरुआती समय में विकास को मापने के लिए हमारे पास क्या मेजर होता था, वो था इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब अगर किसी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है ना, तो उस समय पता चल जाता था कि वो कंट्री विकास कर रही है या नहीं कर रही है। नहीं, आज की डेट में तो हम बहुत सारे क्राइटेरिया को देखते हैं, पहले हम ये नहीं देखते थे, पहले हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ देखते थे। दूसरा है कि इनमें से कौन सा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ऑफ कोर्स हम अफसर देखते हैं, स्वतंत्रता देखते हैं, हेल्थ देखते हैं, पर नंबर ऑफ़ पीपल नहीं देखते हैं। नंबर ऑफ़ पीपल से हमें कैसे पता चलेगा कि किसी स्टेट की अगर जनसंख्या बढ़ गई तो क्या विकास भी हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हेन वाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्रिएटेड, मानव विकास सूचांक कब तैयार कराया गया था, 1990 के अंदर। सभी को पता है भाई, महबूब उल हक ने सबसे पहले इसको क्रिएट करा था, ठीक है, इसके बारे में हमने पहले ही वीडियो कवर करा हुआ है। विच इज़ नॉट द की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए की एरिया नहीं है, मतलब अगर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट करना है तो हमें कौन से एरिया पे ध्यान ना दें, हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ध्यान ना दें, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ह्यूमन विकास नहीं देश का विकास होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मैनी कंट्री हैव द हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब टोटल देशों में से कितनी कंट्रियों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, 59 कंट्रियों का। 45 क्वेश्चन है, सॉरी 45 कह रहा हूँ, 55 है, मतलब हम यहाँ तक आगे आ गए हैं। हाउ मेनी कंट्री हैव द लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कितनी कंट्रियों के लो लेवल है, 38 कंट्रियों के। ये डेटा मैं नहीं बता रहा हूँ, 2011 के स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग पूछे हुए हैं, तो 2011 के स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग ही पेपर के अंदर आएंगे। कहीं आप कहो सर आप गलत बता रहे, 2021 में डेटा कुछ और थे, तो ऑफकोर्स 2021 के डेटा अभी तक नहीं आए हैं। व्हाट इज़ द स्कोर ऑफ डेवलपमेंट इंडेक्स, अगर डेवलपमेंट इंडेक्स का हाईएस्ट स्कोर देखा जाए तो होता क्या है, 0 से लेके 8, तो भाई इसी के हिसाब से ही 0.880 हम देखते हैं, वेरी हाई तो हम इसी को बोलते हैं। सो दैट इज़ ऑप्शन सी इसका सही होगा। सो दोस्तों वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर हम 56 क्वेश्चन तक कर चुके हैं कवर। अगर आपको लगता है कि आप क्या कहते हैं और भी आगे वीडियो चाहते हैं, मतलब 100+ क्वेश्चन चाहते हैं, या इतना आपके लिए बहुत है, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आगे भी बनाने के लिए तैयार रहूँगा। पर मुझे लगता है इतने इनफ है। अगर मुझे इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स मिल गए ना, अगर मुझे विद इन अ वीक के अंदर मुझे 100 लाइक्स मिल गए इस वीडियो के ऊपर, तो मैं इसको आगे ज़रूर कवर करूँगा, ठीक है। नहीं तो हम इसे यहीं रोकेंगे, या मुझे कमेंट करिए कि आपकी क्या राय हो सकती है, मैं आपका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। बाकी जब तक के लिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज़ाद रहे, गाज़ियाबाद रहे, हमारी वीडियोस देखते रहे। चैनल के अगर मेंबर नहीं बने तो जुड़ने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत कुछ इस चैनल के ऊपर मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट सेशन में।